तो मैं रिकॉर्ड पे लगा रहा हूँ, सही है। टॉपिक अब बाकी सबको एडमिट कर लेते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग आ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ओके बेटा, नूर मोहम्मद आवाज़ आ रही है आपको? किसी को भी आवाज़ ना आए तो काइंडली आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी सब लोग आ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सही है, तो आपके पास बेसिकली अपनी बुक ओपन करिएगा। आपके पास टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, इसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं बेसिकली। तो आज हमने ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पढ़ना है और इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है क्या है। उसके बाद ये कि आज में आपने इस टॉपिक को इतना पक्का कर लेना है कि आपको आज में टॉपिक याद भी हो जाए। सही है बेटा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम क्या करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्टार्ट में बताया गया था कि वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, द सेकंड वन इज पार्टनरशिप, and the third one is joint stock company, which will be discussed in the next classes. वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस होगा। सही है, तो ये 3-4 चीजें जो कि आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, देखिए आप सबको आवाज आ रही, किसी को भी कोई क्लियर आवाज ना है काइंडली बता दीजिएगा। सही है, अच्छा जी। तो हमारा टॉपिक आज का है पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके कंटेंट्स को डिस्कस करना है हमने। तो ये कंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि इसकी हमने जब एग्रीमेंट फॉर्म होता है पार्टनरशिप का, ये जब पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, तो पार्टनरशिप के किस तरह से हमने कंटेंट्स को फॉलो करना होता है। सही है, इसके क्या पॉइंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करना है। तो आपके सामने स्क्रीन है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, अगर आप लोग को नजर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, इसको समझिए पहले। व्हाइल मेकिंग पार्टनरशिप डीड, all the provisions and the legal points of the partnership deed are included. सही है, जब भी हम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं, यानी कुछ इकदाम होते हैं जो हमें पहले करना होते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चीजें शामिल होती हैं, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस दोस कंटेंट्स। लेट्स दिस डीड आल्सो This deed also includes basic guidelines for future projects and can be used as an evidence at times of conflict or legal procedures. बेसिकली जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसके अंदर ये एग्रीमेंट ज़रूरी होता है बनाना। उसका रीज़न ये होता है कि जब पार्टनर्स के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई आपस में कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, तो इस एग्रीमेंट की फिर ज़रूरत वहाँ पड़ती है। तो कानूनन जो एग्रीमेंट हमें मिला होता है, उसको फॉलो करते हुए हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट अगर नहीं होगा, तो पार्टनरशिप के अंदर जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, या पार्टनरशिप के अंदर समझ लें कि जो स्ट्रेंथ है, वो वीक हो जाती है। आपने इसको स्ट्रेंथफुल बनाना है, इस पार्टनरशिप को अगर आपने अपनी आपको मजबूत बनाना है, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर एग्रीमेंट लाजमी करना है। अच्छा जी, सर आवाज स्लो आ रही है। अली हैदर, अभी सही आ रही है आवाज आपको? आवाज सही आ रही है अली हैदर आपको? देखिए माइक थोड़ा मैंने और करीब कर लिया। किसी को भी आवाज ना है काइंडली बता दीजिएगा मुझे फौरन, बैठे मत रहिएगा। ये ना हो कि आप लोग बैठे रह जाएं और क्लास ऑफ हो जाए आपकी। अच्छा जी, अभी कोई अगर आते हैं तो इनका इनके कोई आता है तो हम उसको एडमिट भी कर लेते हैं। अच्छा सुनिए, अब हमारे पास क्या टॉपिक चल रहा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम क्यों करते हैं या पार्टनरशिप डीड क्यों फॉर्म करते हैं। बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हम ताकि इजीली रिजॉल्व कर सकें। फॉर अ जनरल पार्टनरशिप डीड बिलो मेंशन्ड इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। कुछ इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड होती है। सही है, कुछ आपके जो है मैं इसमें कंटेंट्स की जिक्र कर रहा हूँ। ये कंटेंट्स आपने बुक से मेंशन करने हैं, बुक से याद करने हैं। हो सकता है कि थोड़े बहुत इसमें आगे पीछे हों, लेकिन आपने बुक से ही करने होंगे। सही है, आपके जो नोट्स में गिवन है आपने उसमें से करने हैं। इन कंटेंट्स के जस्ट नाम याद करने होते हैं, इन कंटेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना होता। आपने ये ध्यान में रखिएगा। So you just need to mention the names of the contents. You don't need to explain any content. आपको कोई कंटेंट को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, तो हमें ये देखना है कि हमारा सबसे पहला जो कंटेंट होता है या सबसे पहला जो पॉइंट होता है इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द फर्म एट डिस्क्राइब बाय ऑल पार्टनर्स। जो भी आप अपनी फर्म का नाम डिसाइड कर रहे हो, आपने उस नाम को मेंशन करना है। लेट्स सपोज 3 पार्टनर मिले, ए बी और सी। उन तीनों ने अपनी फर्म का नाम रख दिया ए बी सी कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने इसको जो है वो वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया। तो वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपके पास आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपकी पार्टनरशिप
या फर्म का जो भी नेम होगा वो आपने मेंशन करना है। सेकंड चीज क्या है कि नेम एंड डिटेल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। नेम एंड डिटेल्स क्या है कि आप जैसे कि एक हमारे पास है, मैं हूँ मोहम्मद उवैस खान, मेरा नाम हो गया। इसी तरह से नेम एंड डिटेल्स पे और क्या चीज़ आएंगी, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, भाई मेरा फला एड्रेस है वो मेंशन होगा। तो ये इसके फला CNIC नंबर्स हैं और जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो डिटेल्स सारी मेंशन की जाएंगी हर पार्टनर की, ताकि हर पार्टनर का बेसिकली जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन कानूनन यानी कि आपके एग्रीमेंट में शामिल हो जाए। तो एग्रीमेंट जब भी फॉर्म होगा तो आपके एग्रीमेंट में क्या चीज़ें होंगी कि आपके सबसे पहले फर्म का नेम होगा, सेकेंड हर पार्टनर की डिटेल्स मौजूद होंगी, यानी कि उनका जो पार्टनर का नाम है। बेटा अब्दुल्ला, वी आर मेकिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हम बना नहीं रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग के हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है उसमें कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड फॉर्म होती है तो उसके अंदर किन कंटेंट्स को फॉलो करना जरूरी होता है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट पॉइंट्स। सही है, हम इनको पॉइंट्स को समझ रहे हैं, इनको हमने जस्ट कंटेंट्स को याद करना होता है। पेपर में सवाल आता है, राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सही है बेटा, चैप्टर चल रहा है आपका पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से, ये हम पढ़ रहे हैं। सही है बेटा, अच्छा जी। अब हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ फर्म, सेकंड नेम एंड डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, उसकी बात है द डेट ऑन विच बिजनेस कमेंस्ड, यानी कि वो डेट आपने मेंशन करनी है जिस डेट पे आपने अपना पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप कारोबार स्टार्ट किया है। तो ये आपको वो डेट मेंशन करनी है। तो वो डेट आपकी स्टार्टिंग डेट जो भी होगी वो आपने मेंशन करनी है, ताकि उस टाइम से लेके जो भी टाइम ड्यूरेशन है आपके पार्टनरशिप की वो काउंट की जा सके। इसलिए जो भी स्टार्टिंग डेट होती है वी जस्ट नीड टू मेंशन दैट डेट सो वी कैन कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ आवर पार्टनरशिप फर्म। हम अपनी पार्टनरशिप फर्म की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट कर सकें। लेट्स सपोज मैंने आज जाके अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लिया। जब मैंने आज जाके रजिस्टर करवाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज रजिस्टर करवाने का मतलब ये है कि अगर मैंने 5 साल का टाइम ड्यूरेशन मांगा है तो अभी चल रहा है 2020। सही है, तो 2020 से 21, 22, 23, 24, 25, 2025 के 1 दिसंबर को जाके मेरी पार्टनरशिप जो है वो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो एंड हो जाएगी। और ड्यूरेशन एंड होने पे कल आपको मैंने बताया था कि कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी व्हेन योर टाइम ड्यूरेशन हैज बीन एंडेड। जब आपकी टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाती है देन योर पार्टनरशिप विल बी रिजॉल्व या विल बी डिसॉल्व। व्हाई? बिकॉज टाइम ड्यूरेशन हैज बीन एंडेड और टाइम ड्यूरेशन हैज बीन फिनिश्ड और एक्सपायर्ड। जब टाइम ड्यूरेशन आपकी एक्सपायर हो जाती है दैट मींस योर पार्टनरशिप फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है कि डेट शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेटा जी ये कौन है अपनी वीडियो ऑन करे हुए हैं, प्लीज क्लोज योर वीडियो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फर्म्स एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन। आपने अपनी फर्म की एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन बतानी है। मींस ये कि आपकी जो फर्म है या जो आपकी पार्टनरशिप आपकी जो फर्म हुई है उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। हमने इसमें लिख दिया 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मतलब जिस डेट पे स्टार्ट हुआ है वहां से ये टाइम ड्यूरेशन काउंट होना शुरू हो जाएगी और ये 5 साल तक काउंट की जाएगी। या आप टाइम ड्यूरेशन 5 साल कर लें, 10 साल, जो भी आपने ड्यूरेशन मेंशन करी हुई है। सही है बेटा, पार्टनरशिप बेसिकली ज्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे नहीं रखी जाती। रीजन क्या होता है कि ये पार्टनरशिप फर्म जब फॉर्म होती है तो उसमें पार्टनर्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मसाइल आते हैं। इन वजूहात की वजह से इसको ज्यादा लंबे ड्यूरेशन पे नहीं रखा जाता। इसी तरह से है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। देखिए 4 पार्टनर हैं, हर पार्टनर ने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करी है। सबके जो है वो इन्वेस्टमेंट मेंशन की जाएगी ताकि उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया जा सके। तो ये अगर लेट्स सपोज मिस्टर ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए 40,000, बी ने इन्वेस्ट किए 1 लाख, सी ने इन्वेस्ट किए 1,50,000। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग इनके नाम के साथ मेंशन की जाती है ताकि इन पार्टनर्स की कल को जो भी इवेल्युएशन होती है प्रॉफिट की या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनके दरमियान में लॉस और प्रॉफिट दोनों की कंडीशन में क्या होता है कि वो चीज देखी जा सके। सही है बेटा, तो ये बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हर पार्टनर की जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी या जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको उसके नाम के साथ मेंशन किया जाता है।
ताकि आप एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ जब भी प्रॉफिट की शेयरिंग होती है तो उस कैपिटल के मुताबिक, उनके रेशोज के मुताबिक उनके दरमियान में वो पैसे तकसीम किए जा सकें। तो पैसे तकसीम करने के लिए अगर आपके पास उनका अमाउंट मेंशन नहीं होगा, उनका कैपिटल और उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, देन यू कैन नॉट कैलकुलेट देयर प्रॉफिट, देन यू कैन नॉट कैलकुलेट देयर रेशोज। आप उनके रेशोज कैलकुलेट जब भी कर सकते हो व्हेन यू हैव देयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आपके पास जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं होती तब तक आप कोई प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड्स में जो कंटेंट्स हैं ये आपके इन सीरियल वाइज ही चलेंगे, इनके सीरियल को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे कि नेम ऑफ द फर्म पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया, देन यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड name and details of all partners of the firm, then you have been explained the date on which business is commenced, यानी बिजनेस जिस डेट पे स्टार्ट हुआ है वो डेट भी आपने मेंशन कर दी है। उसके बाद फर्म की एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन मींस ये कितने साल तक आपने अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म करना है, एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड द पार्टनरशिप विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड the partnership will be automatically dissolved. Let's suppose you have mentioned 5 years in your partnership duration. For example, after 5 years, your partnership will be automatically dissolved. ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी, डिसॉल्व या एक्सपायर हो जाएगी। रीजन कि आपने 5 साल की ड्यूरेशन लिखी थी। एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर पार्टनरशिप you have to extend your एग्रीमेंट। आपको अपना एग्रीमेंट एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए एक नई पार्टनरशिप अगेन फॉर्म करना होगी और एक नया दोबारा से एग्रीमेंट बनवाना होगा। सही है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल उसके बाद है, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो भी पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे वो मेंशन करेंगे। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको मैंने बता दिया है कि प्रॉफिट जो भी आएगा वो किस तरीके से शेयर किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो है ये इनके दरमियान में ये प्रॉफिट शेयर होगा। उसके बाद है ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर ऑफ द फर्म। ये बात सुनिएगा, देखिए हर पार्टनर की अपनी कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ उनकी पावर्स होती हैं। यानी कि हर पार्टनर के पास कुछ ना कुछ राइट्स मौजूद है। सही है। और जब याद रखिएगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो कि फिजिकल ली थी मैंने, when we have discussed राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एक पार्टनर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा पार्टनर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 1 लाख वाले की राइट्स पावर ज्यादा होंगी और 10,000 वाले की कम होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर each and every partner has equal rights whether they are investing 10,000 और 1 लाख। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। सही है। दूसरी चीज ये है कि पार्टनर्स जब आपस में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट में वो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसका लिंक उनके प्रॉफिट से है, उनके लॉस से है। जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसको लॉस वाली कंडीशन में लॉस भी ज्यादा बेयर करना होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। दोनों कंडीशन है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट भी है तो दूसरी तरफ ज्यादा लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। और एक कंडीशन ये है कि ज्यादा अगर आप जो है वो जो कम इन्वेस्ट कर रहा है वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट रेशो भी कम लेगा तो उसका लॉस में भी मार्जिन कम ही होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो प्रॉफिट आप इन्वेस्टमेंट करते हो या जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो उसका लिंक आपके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग में है, उसका लिंक आपकी कोई राइट्स ड्यूटीज से नहीं होता। सही। अच्छा, ड्यूटीज पार्टनर की क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनर की ड्यूटीज क्या होती हैं कि वो आपकी कोई भी आपकी सीक्रेसी रखेगा। पहली चीज ये, कारोबार में सीक्रेसी रखना उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है। दूसरी चीज ये कि अपने कारोबार से वो आपके लिए क्या रहेगा, लॉयल रहेगा। सही है। आपकी तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेगा। अपने पार्टनर को क्या करेगा, हर पार्टनर को उनके डिसीजन को एग्री करेगा, यानी उनके डिसीजन को मानेगा, उनके डिसीजन को सुनेगा। अगर आप याद रख रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर अगर 3 पार्टनर एक बात पे एग्री हैं, एक पार्टनर एग्री नहीं है, तो याद रखें वो काम फिर उसमें नहीं हो सकता। सही है, वो काम उसमें नहीं हो सकता। एवरी पार्टनर शुड बी म्यूचुअली एग्री ऑन, एक मिनट। अच्छा, हर पार्टनर को अपने जो है मतलब म्यूचुअल कॉन्सेंट जाहिर करने हैं, यानी कि बाहमी रजामंदी अगर होगी, भाई हम 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, ए और बी तो एक बात पे राजी हैं, बी सी राजी नहीं है, दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन, हम डिसीजन नहीं ले सकते जब तक के म्यूचुअली तीनों पार्टनर एक ही समझने के बात पे एग्री ना हो जाए। सही है। तो आपने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तमाम ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ऑब्लिगेशंस जो भी हैं,
जो भी आपकी पावर्स हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, वो आपने मेंशन करने होंगे. इफ यू आर नॉट मेंशनिंग देयर राइट्स, ड्यूटीज और एब्लिगेशंस या जिम्मेदारियां या लायबिलिटीज मेंशन नहीं कर रहे, दैट मींस कि कल को जब कोई भी ड्यूटी कोई पार्टनर परफॉर्म नहीं करता तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन, लीगल एक्शन नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि आपने कोई ड्यूटीज मेंशन ही नहीं करी थी. आपने ये बताया ही नहीं था कि ये इस पार्टनर का फर्ज है या इसकी ड्यूटी है इसने ये काम करना है. So you have to mention their duties, obligations and power of each partner of the firm so that आप at the end उनके खिलाफ कोई एविडेंस आपके पास होगा तो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सको. उसके बाद हमारे पास है द सैलरी एंड कमीशन इफ एप्लीकेबल दैट इज पेएबल टू पार्टनर्स. देखें, बाद वक्त मैंने आपको बताया था कि जब आपके पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ आपके एक तरह के पार्टनर नहीं होते. वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन व्हिच द फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. The second is sleeping or silent partner. The third one we have discussed is the secret partner, minor partner and nominal partner. These are the 5 types of partnership. यानी पार्टनर के जो भी 5 एग्जांपल्स बताई थी आपको मैंने, वो ये होती हैं. जिसमें एक्टिव पार्टनर और साइलेंट पार्टनर में अगर इक्विवेलेंसी हो, दोनों बराबर हो, तो इनमें फिर डिफरेंशिएशन क्यों की जा रही है? देखिए, एक्टिव पार्टनर में और एक स्लीपिंग पार्टनर में बहुत डिफरेंस है. देखिए, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर बोथ आर इन्वेस्टिंग, दोनों पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. बोथ आर टेकिंग प्रॉफिट, बोथ आर शेयरिंग लॉस, प्रॉफिट भी ले रहे हैं, लॉस में भी हिस्सा डाल रहे हैं. एक्टिव पार्टनर डेली बेसिस पे कारोबार में आ रहा है, स्लीपिंग पार्टनर जस्ट पैसे लगा के घर में सो रहा है. अब क्या है, एट द एंड प्रॉफिट उसको भी मिल रहा है, प्रॉफिट इसको भी मिल रहा है. लेकिन एक्टिव पार्टनर इज कंटेनिंग, एक्टिव पार्टनर बेसिकली क्या कर रहा है आपका कि एक्टिव पार्टनर के पास एक, जी बेटा, अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं स्लीपिंग कैन नॉट मेक डिसीजन. ओके अब्दुल्ला, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. स्लीपिंग इज नॉट टेकिंग अ डिसीजन बट ही हैज अ राइट टू टेक डिसीजन. इफ ही विल कम इन द बिजनेस, अगर वो आपके बिजनेस में आता है, अगर वो आपके बिजनेस में आ जाता है, देन ही हैज अ राइट टू टेक अ डिसीजन. सही है. बट इन केस अगर आप कोई फैसला करने जा रहे हो, यू हैव टू सजेस्ट, आपने उसकी सजेशन लेनी होगी. ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है तो आपने तमाम इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है. अगर वो इन केस अगर आपको ये राइट्स देता है कि आप डिसीजन लीजिए तो आप ले सकते हैं. अदरवाइज वो आपका पार्टनर है, आपने उसके जो डिसीजन है और जो उसकी आपकी जो भी समझ लें कि एक पार्टनर जो भी आपका स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसकी तमाम जो भी राइट्स हैं उसको आपने फॉलो करना है. ऐसा नहीं है कि आपने वो स्लीपिंग पार्टनर है तो उसके जस्ट प्रॉफिट और लॉस में शेयर है. नहीं, अगर कल को मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मैं आपके पास आ गया, मैं बोलूँ काइंडली मुझे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करवाएं, तो आपकी जिम्मेदारी आप चेक करवाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने मुझे चेक कराना होगा. आपने फला डिसीजन मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? क्योंकि मैं भी इस कारोबार में हिस्सेदार हूँ, मैंने भी प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था. तो अगर वो लॉस हो जाता है तो उस लॉस की कंडीशन में फिर साइलेंट पार्टनर आवाज उठा सकता है, उसके पास राइट है. तो ये तमाम चीजें, यही वजूहात हैं, कल को ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए तो ये तमाम चीजें मेंशन कर दी जाती हैं. अब लेट्स सपोज इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि साइलेंट पार्टनर हैज नो राइट टू टेक अ डिसीजन. दैट मीन्स कि एग्रीमेंट में अगर ये चीज है तो साइलेंट पार्टनर जब साइलेंट पार्टनर बनेगा तो उसको पहले से ये बात पता होगी कि हमारे एग्रीमेंट में हमने मेंशन कर दिया कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता. तो ये तमाम चीजें एग्रीमेंट पे मबनी होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा. इसी तरह से है द सैलरी एंड कमीशन इफ एप्लीकेबल दैट इज पेएबल टू पार्टनर्स. जाहिर सी बात है, एक पार्टनर एक्टिव है, कारोबार में डेली बेसिस पे आ रहा है, तो उसको कुछ सैलरी या कोई कमीशन भी उसको मिलेगा ताकि वो एक्स्ट्रा अर्निंग भी अपनी कर सके. क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट पे रेशो नहीं कमाएगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाएगा, बल्कि वो एक्टिवली जब किरदार अदा करेगा तो अपनी मंथली बेसिस पे एक सैलरी भी लेगा. तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा एक्टिव और नॉन एक्टिव पार्टनर में. तो स्ट्रीमिंग पार्टनर है, ही विल नॉट गेट अ सैलरी, बट एक्टिव पार्टनर कैन गेट अ सैलरी. वो एक सैलरी और कमीशन भी ले सकता है. इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, आपको अपने एक एग्रीमेंट में इसका पूरा प्रोसेस मेंशन करना होता है कि आपका एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा पार्टनरशिप में और रिटायरमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा. यानी कि फॉर एग्जांपल ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ये तीनों पार्टनर आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं. आई वांट टू एडमिट अ डी इन द पार्टनरशिप, सो व्हिच क्राइटेरिया आई हैव टू फॉलो, मुझे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ये आपने मेंशन करना है. इसी तरह से व्हेन देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, suppose that the partner C wants to dissolve or partner C wants to retire in the partnership, तो क्या क्राइटेरिया होगा.
इस क्राइटेरिया को मेंशन करेंगे। जैसे कि क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दिया, लेट्स सपोज कि अगर कोई भी पार्टनर हमारे पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है, बट ही हैज टू गिवन अस अ 1 मंथ नोटिस पीरियड। उसको हमें 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। इसी तरह से कोई कहता है 3 महीने का नोटिस पीरियड दे, कोई कहता है कि एक न्यू पार्टनर एडमिट करना है तो एटलीस्ट हमें 3 महीने पहले 6 महीने पहले बताएं, ताकि हम इसके अंदर कुछ कंडीशंस देख सकें। देखिए, क्योंकि एक पार्टनरशिप जो एग्जिस्टिंग चल रही होती है उसमें एक पार्टनर का जाना वो भी आपके लिए नुकसानदेह कहीं पे हो सकता है, एक नया पार्टनर का आना वो भी नुकसानदेह हो सकता है। सही, तो हर चीज की क्राइटेरिया को अगर हम मेंशन कर देंगे तो उसके मुताबिक जब चला जाएगा तो आपके लिए आसानी रहती है। सही है, ताकि हर चीज हमारे सामने हो, ट्रांसपेरेंट हो, हमें पहले से पता हो कि यार ये चीजें हो सकती हैं, हम उसके लिए मेंटली तौर पे पहले से प्रिपेयर रहें। ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसी तरह द मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। देखिए, गुडविल क्या है बेसिकली, आपने अगर लेट सपोज एक पार्टनर है, 3 लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी हुई है, पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं, एक अपने फर्म का एक नाम बना लिया है, उसकी एक गुडविल बना ली है। आज एक नया पार्टनर, 0 मीटर पार्टनर हमारे पास बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, उस 0 से जो पार्टनर स्टार्ट हो रहा है वो हमारी एक पार्टनरशिप का फर्म का तो हिस्सा बन रहा है, लेकिन साथ साथ वो हमारी एक गुडविल का भी हिस्सा बन रहा है। गुडविल का हिस्सा मतलब ये है कि वो बेसिकली हमारा एक नाम है, हमारी एक मार्केट में वैल्यू बन चुकी है, हमारा एक अपना मार्केट शेयर बहुत हाई हो चुका है। तो आज ये हमारा पार्टनर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बुक वैल्यू एक चीज होती है और एक आपकी जो है गुडविल होती है। तो बुक वैल्यू से ऊपर जाके कुछ ना कुछ हमें पे करना होगा। जाहिर सी बात है, जो हमने स्टार्ट किया था 10,000 से कारोबार, तो आज वो 10,000 पे हम इसको नहीं रखेंगे, बल्कि उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेंगे। तो उसका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वो थोड़ा हाई होगा, जिसके अंदर गुडविल भी शामिल होती है। फर्दर आप लोग जब इंशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में गुडविल मेथड्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको बाकी अंदाजा होगा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट नीड टू राइट द कंटेंट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। आपको इस एग्रीमेंट का जस्ट कंटेंट मेंशन करने होते हैं, जो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी पॉइंट। आप किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसीजर दैट मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन पार्टनर्स। लेट सपोज 2 पार्टनर में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, आपस में कोई तकरार हो जाती है, आपस में कोई भी उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, कोई फसाद है, कोई किसी बात पे उनकी नहीं बन रही। सही है, आपस में डिस्प्यूट हो गया है। सही है, डिस्प्यूट का मतलब सिंपल सी 2 पार्टनर एक बात पे एग्री नहीं है। तो ये हम दोनों के दरमियान में डिस्प्यूट आ चुका है। डिस्प्यूट का मतलब मैं कह रहा हूँ अलिफ, वो कह रहा है बे। सही है, मैं कह रहा हूँ प्लस, वो कह रहा है माइनस। दोनों की बातें एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। बोथ आर नॉट म्यूचुअली एग्री ऑन वन डिसीजन। दोनों एक पॉइंट पे एग्री नहीं है। दैट मीन्स के अब क्या होगा, तो आपने ये चीजें मेंशन करनी है कि अगर इन केस ऐसा हो जाए कि अगर आपके दोनों के दरमियान पार्टनर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से उस प्रोसीजर को एंड करा जाएगा, किस तरह से हमें एक सोल्यूशन की तरफ पहुंचना है। तो उस सोल्यूशन की तरफ पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसीजर। जब भी कोई डिस्प्यूट या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी झगड़ा फसाद हो जाता है पार्टनर में, तो एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और वो प्रोसीजर आपके एग्रीमेंट में बाकायदा बता दिया जाता है कि कल को 2 पार्टनर अगर एक दूसरे की म्यूचुअली एग्री नहीं हो रहे या दोनों पार्टनर आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो फिर किस तरह से इस पार्टनरशिप को हमने आगे लेके जाना है और किस प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसी तरह से है प्रोसीजर फॉर केसेस वेयर अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। आपको बता दिया था कि पार्टनर इंसॉल्वेंट होने का मतलब वो बैंकरप्ट हो चुका है, वो किसी भी जुर्म में पकड़ा जा चुका है, कर्ज लेके कर्ज अदा नहीं करे थे, कानूनन उसको एक मुजरिम करार दिया जा चुका है, ऐसे शख्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, कानूनन उसको इंसॉल्वेंट, उसको नाअहल करार दे दिया गया है। ऐसे शख्स से पार्टनरशिप जो है वो आपने क्या करनी है, खत्म करनी है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जानी है, और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करना है, इसको भी आपने यहाँ मेंशन करना होगा। सही है, तो ये बेसिकली क्या थे, कुछ पार्टनरशिप के हमारे पास यहाँ पे कंटेंट्स हैं जो कि हमने बेसिकली फॉलो करने होते हैं एग्रीमेंट के लिए। इसी तरह से प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ये भी हमारे पास एक पॉइंट है जो कि लास्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब लेट सपोज पार्टनरशिप खत्म हो रही है, अब इसको सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट्स का मतलब ये कि जो भी हमारे कैश अकाउंट्स हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, जितने हमारे एसेट्स हैं, उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। उनकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस तरीके से करनी है, एक 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर आपस में सेपरेट हो रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म जो थी
फर्म जो थी हमारी खत्म हो रही है, तो आज हमें ऐसा क्या मेथड फॉलो करना है कि हम लोग अपनी सेपरेशन को और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को इजीली जो है वो डिसॉल्व कर सकें। तो ये तमाम चीजों के लिए बाकायदा अगर एग्रीमेंट में चीजें मेंशन होंगी तो बाकायदा आसानी रहती है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, यू माइट ऑल्सो वांट टू नो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूट कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये बेसिकली पॉइंट अभी इसको रहने दें, ये तो मैं कल आपको करवा चुका हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसको रहने दें अभी। अभी आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम ये इतने सारी हमने जो कंटेंट्स पढ़े हैं क्यों पढ़े हैं, इसका रीजन क्या है, ये समझिएगा। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिंपल है कि फ्यू आर द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ वेल ड्राफ्ट। जो भी आपने बेसिकली पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करी है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब तक किसी चीज की अहमियत नहीं होती उस चीज को नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है इसकी अहमियत है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग एन एग्रीमेंट। सही है। तो इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसके अलावा है एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जाहिर सी बात है जब एक एग्रीमेंट में हर चीज बाकायदा मेंशन होगी, कल को कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये मेरा राइट है या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है। फला आप किसी भी चीज पे एग्री डिसएग्री नहीं कर सकते व्हेन ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन दैट एग्रीमेंट। सही है। तो आपके पास एग्रीमेंट मौजूद है, आप एग्रीमेंट देखिए, हर चीज मेंशन है, दीज आर योर राइट्स, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर योर लायबिलिटीज, दीज आर योर ऑब्लिगेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अवॉइड्स डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। जब भी पार्टनर्स के दरमियान में डिस्प्यूट होता है, तकरार हो जाती है, तो उस तकरार को अवॉइड कर सकते हैं, इसको नजरअंदाज कर सकते हैं इफ यू हैव एन एग्रीमेंट। क्योंकि एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको आपकी बात पे आपको लेकर आ जाएगी। अगर आप किसी बात से फिर जाते हो, मुकर जाते हो, तो आप उस बात पे आप म्यूचुअली एग्री हो जाओगे व्हेन यू हैव एन एग्रीमेंट विद दैट पार्टनर। इसी तरह से अवॉइड्स कंफ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग द पार्टनर। जाहिर सी बात है अगर आपको पता ही नहीं है मुझे हर महीने कितना पैसा मिलेगा या किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप टेंशन में रहोगे हर महीने, यार आप पता नहीं कितना मिलेगा। लेकिन जब आपके एग्रीमेंट में हर चीज मेंशन है कि आपको इस हिसाब से रेशो मिलेगा, रेशो से मुराद ये है कि आपके पास जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के 10 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से ज्यादा इन्वेस्टर के ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसकी होगी उसको ज्यादा हिस्से मिलेंगे, जिसकी कम इन्वेस्टमेंट होगी उसको कम हिस्से मिलेंगे। तो ये फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है जिसने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसको बोला गया आपको 10 में से 5 हिस्से दिए जाएंगे। एक ने उससे कम इन्वेस्ट किया था, उसको 3 हिस्से मिल रहे हैं, और एक ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट करी थी उसको 2 हिस्से मिल रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे हम लोग बकरा ईद में गाय में हिस्से डालते हैं, जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसके ज्यादा हिस्से होंगे, जो कम लगाएगा उसके कम हिस्से होंगे। ऐसे ही प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास है अवॉइड्स कंफ्यूजन प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इंडिविजुअल पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर मेंशन के लिए। देखो आपकी हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा मेंशन होगी कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने इस तरह से चीजें संभालनी है, इस तरह से आपने चीजों को बाकायदा आपने अपने अंडर रखना है और आपने इसका ध्यान रखना है, ख्याल करना है। तो हर चीज की जिम्मेदारी बाकायदा मेंशन की जाती है। ये एक फायदा है अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ हुआ है। एग्रीमेंट नहीं होता ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और पार्टनरशिप बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि पार्टनरशिप जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जब एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्पस पे चल सकती है। पार्टनरशिप डीड आल्सो डिफाइंस अ रिम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ द पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर्स। देखिए जो वर्किंग पार्टनर है वो रिम्यूनरेशन के लिए या जो भी सैलरी है, जो भी काम कर रहा है वो उसके अंदर रहते हुए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उस एक्टिविटी की जो भी चार्जेस बनते हैं, जो उसकी फीस बनती है, सैलरी बनती है, वो उसके लिए डिमांड कर सकता है। इसी तरह हाउएवर इंटरेस्ट इज पेड टू ईच पार्टनर हु हैज इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट के लिए भी आप अपनी रेम्यूनरेशन अप्लाई कर सकते हो। आप उसके लिए डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे पैसे जो लगे हुए हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। तो वो अगर आपके एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप वो एग्रीमेंट के मुताबिक वो रिसीव कर सकते हो। कि लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है वो चीज तो आप इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। एग्रीमेंट जो होता है बेसिकली एक एविडेंस है, एक कानूनन लीगल आपके पास ऑब्लिगेशन, लीगल एक आपके पास इन्फोर्सेबिलिटी है, जिसके थ्रू आप कल को कानून से कोई भी हेल्प, कोई भी मदद ले सकते हो। सही है बेटा। तो आज का टॉपिक आपका था पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको आपने क्या करना है अपनी नोट्स से या बुक से इनके कंटेंट्स को याद कर लेना है। इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपके पास वहां ना लिखी हो तो आप इसके अंदर से देख सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पढ़ लेना है। तो आज का टॉपिक आपका इंशाल्लाह इजीली कवर हो जाएगा। सही है। हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप के बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी विच विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक। सही है। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि कुछ बातें बता दूं, सुन लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने डेली बेसिस पे या
वीकली बेसिस पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ याद जरूर करना है। देखें, ये थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं जिनको जब तक आप तैयारी ना करें आप नहीं कर सकते। ऑनलाइन अभी हम क्लासेस में बैठे हुए हैं, मैं फिजिकली किसी को देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता शक्ल से कि कौन याद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपने डेली बेसिस पे याद करना है। लेकिन छोटे बच्चे नहीं है कि आप लोग के पेरेंट्स को फोन करके बोला जाएगा बेटा ये आप याद करें, या आप बच्चों को ये याद करवाएं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग ने खुद से अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपना फ्यूचर खुद से आपने बनाना है। तो अपनी जिम्मेदारी समझिए और ये जहन में निकाल दें पेपर नहीं होंगे, पेपर हर हाल में होने हैं और फिजिकली ही होने हैं। तो आपने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 3 से 4 महीने हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि दिसंबर है, जनवरी है, ये 2 महीने हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जा सकते हैं। तो जब ऑनलाइन क्लासेस में जा सकते हैं तो अगले पीछे हमारे पास 2 महीने बचने हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को काइंडली सीरियस लीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी हैं। आप बाकायदा वहाँ पे अपने जो क्यूरीज हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू कैन टेक एंड वीडियो लेक्चर बाकायदा ले सकते हैं, और उस वीडियो लेक्चर में दोबारा उस चीज़ को समझ सकते हैं और बार बार उस चीज़ को आप देख और समझ सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि माशाल्लाह आप लोग को इस दौर में मिल रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में पिछले दौर में हम लोग को नहीं मिल सकी थी। सही बेटा, तो आप लोग ने ख्याल करना है और चीज़ों को समझना है। अब अच्छी तरह से 10 मिनट बैठ के इस पूरे टॉपिक को एक बार रीड कीजिए। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी बेटा बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क। अब्दुल्ला जी पूछिए। अब्दुल्ला कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? किसी का कोई सवाल हो काइंडली पूछ सकते हैं आप लोग, आपको पूरी खुली इजाजत है। 1 मिनट में चैट बॉक्स में आता हूँ। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नोट में 5 हेडिंग्स हैं और बुक में 8 हेडिंग्स हैं। कहाँ से याद करें बेटा? आपने 8 हेडिंग याद करनी है, मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि आपको टोटल 8 हेडिंग याद करनी है, क्योंकि ये सवाल हमारा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। लॉन्ग में अगर आता है तो आपने कम से कम कितनी हेडिंग्स करनी है? 8। शॉर्ट में अगर आता है तो आपने कम से कम 4 हेडिंग करनी है। सही है बेटा? तो ये लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस होता है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए आप पीओसी की क्लास। सही है बेटा? अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।